हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एस्केरिस के लाइफ साइकिल के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने ऑलरेडी एस्केरिस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां से कुछ ऐसे टर्म्स का यूज होने वाला है जो कि हम इस लेक्चर में यूज करेंगे। सो आई अर्ज कि एक बार उसको जरूर जाके देख लीजिए, सो दैट कि आपको सारे जो डाउट्स है, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। इस लेक्चर का सारा जो पीडीएफ है वो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपको टेलीग्राम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐप पर जाइए, जहां पर आपको इट्स नोट्स के अलावा और भी बहुत सारे पर्क अवेलेबल हैं। तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कीजिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेरे ऐप पर बीएससी सेमेस्टर 1 का जो बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 है, इसका हमने पेड कोर्स लॉन्च कर रखा है, जहां पर आपको सारा ही लेक्चर, सारा सिलेबस का लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा 10 इयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पर्क्स, आपको पेड कोर्सेज के साथ अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। इवन आपके एक पिज्जा के प्राइस से भी कम प्राइस पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो एक बार जाके उसको चेकआउट जरूर कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस के बारे में। अगर हम एस्केरिस के लाइफ साइकिल की बात करें तो एस्केरिस का लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है ह्यूमन के कॉन्टैमिनेटेड फूड और वाटर को खाने से। यानी अगर हम कोई भी कॉन्टैमिनेटेड फूड और वाटर को इनगल्फ करते हैं, उसको लेते हैं, वहां से एस्केरिस की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। यूजुअली होता क्या है कि जब ह्यूमन फिशिस से या ह्यूमन एक्सक्रीटा के थ्रू जब एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स का लार्वा एनवायरनमेंट में या ग्राउंड में रिलीज होता है, उस कंडीशन में वो रेबेडिफॉर्म फर्स्ट स्टेज में होता है। यानी जो लार्वा ह्यूमन एक्सक्रीटा से रिलीज होगा वो कौन सा होगा? रेबेडिफॉर्म फर्स्ट स्टेज लार्वा होगा। अब ये जो रेबेडिफॉर्म फर्स्ट स्टेज लार्वा है, ये ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव नहीं होता। ये क्या करता है? अपने आप को पहले मॉल्ट करता है, ठीक है। यानी फर्स्ट मॉल्टिंग यहां पर होगी। फर्स्ट मॉल्टिंग के बाद फर्स्ट मॉल्टिंग होगी, और फर्स्ट मॉल्टिंग के बाद क्या करता है? जो रेबेडिफॉर्म लार्वा जो फर्स्ट स्टेज में है, मॉल्टिंग के बाद रेबेडिफॉर्म लार्वा सेकंड स्टेज में चला जाता है, जो कि ह्यूमंस के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होता है। अब ये जो इन्फेक्टिव स्टेज लार्वा है, ये हमारे क्या है? फूड और वाटर को कंटामिनेट कर देता है, उसको प्रदूषित कर देता है। और अगर ऐसे कंटामिनेटेड फूड और वाटर को हम इनगल्फ करते हैं, उनको इंजेस्ट करते हैं, तो होगा क्या कि ये जो रेबेडिफॉर्म लार्वा जो कि सेकंड स्टेज में है, वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करेगा। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंटर करते करते ये कहां पहुंचेगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचेगा, ठीक है। कहां पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये टर्म्स याद रखने हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं, ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कि ये जो रेबेडिफॉर्म लार्वा है, उसके ऊपर ये जो प्रोटेक्टिव सेल है, इस प्रोटेक्टिव सेल को ये डिसॉल्व कर देता है, इसको खत्म कर देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो लार्वा है वो जो सेकेंड स्टेज में प्रेजेंट है, वो हैच आउट होके बाहर आ जाएगा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। अब जब वो एलिमेंट्री कैनाल या बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा, हैच आउट होने के बाद, हैच आउट होने के बाद कहां पर आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो लार्वा था, उसके ऊपर जो सेल था वो डाइजेस्ट हो चुका है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से। अब ये जो पूरा का पूरा जो सेकंड स्टेज लार्वा है, ये बाहर निकल के आएगा, और आने के बाद ये अपने आप को ग्रो करवाता है, और ग्रो करवाने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम टिश्यूज है, उसके अंदर ये पेनिट्रेशन कॉज करता है, उसके अंदर छेद करना स्टार्ट करता है, और छेद करके हमारे मेन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है। और मेन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बात करें तो सबसे पहले ये लिवर के अंदर एंटर करेगा। यानी जनरली क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करने के बाद ये डायरेक्टली हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू, आपको ये नाम याद रखना है, हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेगा बाहर मेन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू कहां चला जाएगा? लिवर के अंदर चला जाएगा। लिवर के अंदर उसके बाद ये कहां चला जाएगा? फिर पोस्ट केवल वेन की मदद से, किसकी मदद से? पोस्ट केवल वेन की मदद से ये हार्ट में एंटर करता है, और हार्ट में एंटर करने के बाद
अब ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी की मदद से ये कहां पहुंच जाता है, हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाता है। अब इस लंग्स के अंदर क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा जो सेकंड स्टेज में लार्वा था वो कुछ समय के लिए स्टे करेगा, और स्टे करने के बाद यहाँ पर ये मॉल्ट करना स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट मॉल्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब जैसे ही ये हार्ट सेल कहां पहुंचेगा, लंग्स के अंदर पहुंचेगा, लंग्स के अंदर भी स्पेशली बात करें तो एल्वेलाई के अंदर पहुंचेगा। तो इस केस में ये सबसे पहले क्या करेगा, सेकंड मॉल्टिंग करेगा, सेकंड मॉल्टिंग करेगा, और सेकंड मॉल्टिंग करने के बाद ये क्या है, थर्ड स्टेज लार्वा में कन्वर्ट होगा। थर्ड स्टेज लार्वा के कन्वर्ट होने के 4 दिन बाद ये फिर से दोबारा मॉल्टिंग करता है, यानी थर्ड मॉल्टिंग करेगा। थर्ड मॉल्टिंग करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फोर्थ स्टेज लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लंग्स के अंदर यानी एल्वेलाई के अंदर ये जो आपका एस्केरिस का लार्वा है वो 2 बार मॉल्ट करता है, ठीक है। यानी सेकंड एंड थर्ड मॉल्टिंग कहां होती है, आपके लंग्स के अंदर होती है, और लंग्स के अंदर स्पेसिफिकली एल्वेलाई के अंदर ये सेकंड और थर्ड मॉल्टिंग होती है। सेकंड और थर्ड मॉल्टिंग के बाद ये क्या है, फोर्थ लार्वल स्टेज में ऑलरेडी एस्केरिस पहुंच चुका होता है। अब यहां से होगा क्या कि ये जो एस्केरिस है अब ये एल्वेलाई को छेद करके ये क्या है, दोबारा से आपके ट्रैकिया में एंटर करता है, और ट्रैकिया के अंदर एंटर करने के बाद बैक फ्लो की मदद से फिर से फेरिंग्स में चला जाएगा, और फेरिंग्स में जाने के बाद ये कफ के थ्रू मिलके ये क्या है, दोबारा से इंजेस्ट कर दिया जाएगा, दोबारा से हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही एलिमेंट्री कैनाल के अंदर दोबारा से पहुंचेगा, अब यहाँ पे ये जो फोर्थ स्टेज लार्वा है, फोर्थ स्टेज लार्वा अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट करता है, अपने साइज को इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, और उसके बाद फिर से यहाँ पे फाइनल या फोर्थ बोल सकते हो कि आपका क्या होगा, फोर्थ मॉल्टिंग होगा, फोर्थ मॉल्टिंग होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फोर्थ मॉल्टिंग आपका इंटेस्टाइन के अंदर होगा, और इंटेस्टाइन में जैसी मॉल्टिंग हो जाएगा तब ये क्या है, अडल्ट फॉर्म एस्केरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अडल्ट फॉर्म एस्केरिस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, दूसरे मेल या फीमेल के साथ फिर से कॉपुलेशन करेगा। कॉपुलेशन करने के बाद फिर से क्या होगा, लार्वा का फॉर्मेशन करेगा, रेबेडिफॉर्म लार्वा, और ये रेबेडिफॉर्म लार्वा अगेन क्या है, आपके कहां पे आएगा, फिसिस के अंदर या फिसिस के थ्रू एनवायरमेंट के अंदर बाहर आ जाता है फर्स्ट स्टेज में, फिर फर्स्ट मॉल्टिंग करके सेकंड स्टेज में कन्वर्ट करेगा, और इसी तरीके से हमारी पूरी साइकिल चलती चली जाती है, ठीक है। तो इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊं तो किस तरीके से यहाँ पे ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले अगर एनवायरमेंट की बात करें, एनवायरमेंट में ये रेबेडिफॉर्म फर्स्ट स्टेज में होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज के बाद ये क्या करेगा, फर्स्ट मॉल्टिंग होगा, फर्स्ट मॉल्टिंग होने के बाद ये क्या हो जाएगा, रेबेडिफॉर्म, आरएफ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। रेबेडिफॉर्म सेकंड स्टेज में कन्वर्ट होगा। ये सेकंड स्टेज हमारा क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज होगा, ये होगा इन्फेक्टिव स्टेज, ठीक है। ये इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, कॉन्टैमिनेटेड फूड और वाटर की मदद से क्या है, ह्यूमन के अंदर जाएगा, और ह्यूमन के अंदर कहां पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे, इसके ऊपर के जो शेल है, कवरिंग है, उसको क्या कर देंगे, पूरी तरीके से डिसॉल्व कर देंगे। डिसॉल्व करने के बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली क्या है, सेकंड स्टेज लार्वा रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद ये बोर करके कहां पहुंचता है, सबसे पहले लिवर में पहुंचेगा, ठीक है। लिवर से फिर पहुंचता है हार्ट में, ठीक है। हार्ट से फिर कहां पहुंचेगा, लंग्स, लंग्स के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एल्वेलाई, ठीक है। एल्वेलाई के अंदर अपने आप को सेकंड थर्ड मॉल्टिंग करने के बाद जब फोर्थ स्टेज में आ जाएगा, ये कौन से स्टेज में आ जाएगा, फोर्थ स्टेज में आ जाएगा, तो ये दोबारा से फेरिंग्स के पास जाएगा, फेरिंग्स वहां पे कफ के थ्रू ये क्या है, दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। और फिर वहां पे रिप्रोडक्शन करेगा, फिर से रिप्रोडक्शन और कॉपुलेशन करके दोबारा से रेबेडिफॉर्म फर्स्ट स्टेज का फॉर्मेशन करेगा, जो कि दोबारा से एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से एस्केरिस का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो होप आपको लाइफ साइकिल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है, ठीक है। यानी ये पूरा प्रोसेस यानी किस तरीके से कॉपुलेशन होगा, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, किस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। होप आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि ये लाइफ साइकिल
एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स कंप्लीट किस तरीके से करता है, कैसे कॉपुलेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्लीवेज कैसे होगा, उसके अंदर डेवलपमेंट कैसे होगा, प्राइमरी बेसिकली मैच्योरेशन कैसे होगा, सेकेंडरी मैच्योरेशन कैसा होगा, इन सभी चीजों को अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एस्केरिस में कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होगा। तो होप आप लोगों ने मेरा रिप्रोडक्शन वाला एस्केरिस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला लेक्चर जरूर देखा है। अगर नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जरूर जाकर देख लें, जिससे कि यहाँ पे जो टर्म्स हम यूज करेंगे वो आपको ऑलरेडी उस टर्म से अवेयर हो। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपुलेशन की बात करें तो कॉपुलेशन किस तरीके से होता है एस्केरिस के अंदर वो समझते हैं। जनरली क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि एस्केरिस के अंदर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब कि यहाँ पे मेल और फीमेल को हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेल का जो साइज होता है छोटा होता है, फीमेल का साइज क्या होता है, बड़ा होगा। ठीक है, फीमेल के अंदर एक स्पेशल ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं फीमेल गोनोफोर, और मेल के अंदर क्या है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पिनाइल सीटी। इसको क्या बोलता है, पिनाइल सीटी बोलते हैं। ठीक है, तो जब मेल और फीमेल एस्केरिस को आपस में रिप्रोडक्शन करना होता है उस केस में होगा क्या कि जो मेल आपका एस्केरिस है वो क्या करेगा, फीमेल एस्केरिस के परपेंडिकुलरली अरेंज हो जाएगा। यानी अगर ये आपका फीमेल एस्केरिस है तो मेल एस्केरिस क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अरेंज होने के इसके के पीछे का रीजन ये होता है कि जो फीमेल गोनोफोर होता है वो इनिशियली क्लोज्ड होता है। ठीक है, अब इसके अंदर स्पर्म ट्रांसफर करने के लिए हमें इस गोनोफोर को ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। ठीक है, और इसको खोलने के लिए क्या है, यहां पर मेल एस्केरिस के जस्ट पीछे वाले पार्ट में आपको पिनाइल सीटी देखने को मिलता है। ये एक स्पाइक्यूल जैसा, एक कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले में डिस्कस कर लिया है, तो अगर डिटेल पढ़ना है तो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पिनाइल सीटी है, पिनाइल सीटी क्या करेगा, गोनोफोर को ओपन करता है। ठीक है, गोनोफोर को ओपन करेगा, गोनोफोर को ओपन करते ही क्या होगा, यहां से जो भी स्पर्म है वो डायरेक्टली गोनोफोर के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रांसफर करके ये कहां चला जाएगा, वुल्वा, उसके बाद यूट्रस में चला जाएगा। ठीक है, पैरोक्सिमल पार्ट ऑफ यूट्रस के अंदर चला जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। यानी कॉपुलेशन कैसे स्टार्ट होगा कि जो मेल एस्केरिस है वो फीमेल एस्केरिस के परपेंडिकुलरली अरेंज हो जाएगा, पिनाइल सिटी गोनोफोर को ओपन करेगा और उसके बाद स्पर्म का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजों को एक बार हम पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। तो यहां पे यही लिखा है मैंने कि कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन होस्ट। यानी अगर हम स्केरिस की बात करें तो स्केरिस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस है, कॉपुलेशन वाला प्रोसेस है, वो कहां पर होगा, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। जस्ट अभी हमने लाइफ साइकिल के अंदर उसको देखा। तो कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा, ह्यूमन के अंदर। ठीक है, यहां पर जो मेल एंड फीमेल स्केरिस है वो बेसिकली कहां रहते हैं, होस्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। उसके बाद जब कॉपुलेशन इनको करना होता है, जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, उस केस में क्या है कि जो मेल एस्केरिस है वो अपने आप को फीमेल एस्केरिस के राइट एंगल पे ओरिएंट कर लेता है। यानी दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे हो जाते हैं। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या होगा कि जो मेल एस्केरिस है वो अपना पिनाइल सीटी का यूज करता है और यूज करके फीमेल के वॉल्वा को ओपन करता है या फीमेल के गोनोफोर को ओपन करता है, जिसकी मदद से अब क्या होगा कि जो मेल है वो अपना स्पर्म को ट्रांसफर कर देता है फीमेल के वेजाइना के अंदर, जो कि बाद में पास आउट हो जाएगा कहां पे, यूट्रस के पैरोक्सिमल एंड पर। ठीक है, यानी स्पर्म का ट्रांसफर कैसे होगा कि ये जो पिनाइल सीटी है यहां से क्लोइकल अपर्चर के मदद से यहां से स्पर्म ट्रांसफर होगा फीमेल के गोनोफोर में और कहां रिलीज होगा, आपके यहाँ पे वेजाइना के अंदर रिलीज होगा। और उसके बाद वो वेजाइना से कहां पास आउट होगा स्पर्म, कुछ समय के बाद पैरोक्सिमल एंड ऑफ यूट्रस के पास ये चला जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर अगर ये डायग्राम देखो तो ये डायग्राम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। ठीक है, तो ये क्या था स्ट्रक्चर, ये वुल्वा है, तो इसके थ्रू स्पर्म ट्रांसफर होगा तो कहां जाएगा, वेजाइना में जाएगा। उसके बाद यहां पर अगर ये स्ट्रक्चर देखो तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका यूट्रस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो बड़ा सा आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर बेसिकली किसका है, यूट्रस का है। ठीक है, अब इस यूट्रस के पैरोक्सिमल एंड पे यहाँ पे स्पर्म पहुंच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब इसी वाले पार्ट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, चाहे तो पैरोक्सिमल पार्ट ऑफ यूट्रस या फिर डिस्टल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, दोनों में से कोई भी आप नाम बोल सकते हो। कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा
कि जैसे ही स्पर्म एग के पास पहुंचता है, एग के अंदर एंटर करेगा, और ये बेसिकली प्रोसेस हो कहां पर रहा है, आपके प्रोक्सिमल वाले पार्ट में, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ यूट्रस, या फिर आप बोल सकते हो कि डिस्टल पार्ट ऑफ ओविडक्ट पे होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसी पॉइंट को मैंने यहां पे लिख रखा है कि फर्टिलाइजेशन विच इज अफेक्टेड बाय द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवा टेक्स प्लेस इन द प्रोक्सिमल एंड ऑफ यूट्राई या फिर डिस्टल एंड ऑफ ओविडक्ट। यानी कि फर्टिलाइजेशन यहां पर कैसे होगा कि जब स्पर्म एग के अंदर एंटर करेगा, और ये पूरा प्रोसेस कहां पर होगा, या तो प्रोक्सिमल एंड ऑफ यूट्रस या फिर डिस्टल एंड ऑफ ओविडक्ट पे होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है कि ओवा सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन के अंदर एंटर करता है, ये ध्यान रखना है। फर्टिलाइजेशन के से पहले सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीट नहीं करता, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन यहाँ कंप्लीट नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो हम इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो अगर ये डायग्राम देखो तो इस डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला क्या है, आपका एग है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा सा आपको पर्पल या ब्लू कलर में जो दिख रहा है, ये यहाँ पे स्पर्म है, तो ये इसके जब अंदर एंटर करेगा, अंदर एंटर करने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। जनरली फर्टिलाइजेशन से पहले, अगर हम फर्टिलाइजेशन से पहले एग को ध्यान से देखें तो एग के अंदर हमें कुछ ग्लाइकोजन और लिपिड के कुछ ग्लोब्यूल्स देखने को मिलते थे, ग्लोब्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि अभी एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले अगर एग को ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमें ग्लाइकोजन और लिपिड के कुछ ग्लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे ही स्पर्म आता है उसको फर्टिलाइज कर देता है, फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये जो ग्लाइकोजन ग्लोब्यूल है ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और ऊपर की तरफ मूव करके एक शेल का फॉर्मेशन कर देते हैं जो कि बाद में जाके हार्ड हो जाता है, ठीक है। और जस्ट उसके नीचे क्या है, लिपिड की लेयर है, लिपिड भी क्या करेगा, एक थिन लेयर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये जो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सेल का फॉर्मेशन कब होगा, जब ऑलरेडी आपका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है। तो फर्टिलाइजेशन के केस में जो ग्लाइकोजन ग्लोब्यूल है ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और ऊपर की तरफ मूव करने के बाद ये क्या है, आपका काइटिनियस लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, उसके जस्ट नीचे क्या है, लिपिड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करेगा। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहां से एग जैसे ही यूट्रस की तरफ मूव करता है तो यूट्रस भी क्या है, एक प्रोटीनियस कवरिंग शो करता है या प्रोटीनियस कवरिंग सिक्रीट करता है, जो कि क्राइटेनियस ग्लोब्यूल के ऊपर एक स्ट्रक्चर, एक वेवी स्ट्रक्चर बना देता है। यानी इस तरीके से बेसिकली जैसा वेव जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, वैसा वेव जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा। और ये जो स्ट्रक्चर बना है ये हमारा बेसिकली क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है, या जिसको हम जाइगोट बोलेंगे, ठीक है। तो जाइगोट यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर प्रोटेक्टिव शेल की कवरिंग हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी चीजों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, यानी जाइगोट कब बनेगा, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज हो जाएंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद होगा क्या, या उससे पहले अगर हम अनफर्टिलाइज एग की बात करें तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्लाइकोजन और फैट के ग्लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद, ठीक है, जो ग्लाइकोजन ग्लोब्यूल है वो क्या होगा, सरफेस की तरफ माइग्रेट करता है, और वो एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, जो कि बाद में जाके थिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है, क्लियर हो जाता है, जिसको हम काइटेनियस सेल बोलेंगे, ठीक है, जो भी हमने पीछे देखा। उसके जस्ट बाद क्या होगा कि जो फैट ग्लोब्यूल है वो काइटेनियस सेल के जस्ट नीचे क्या करेगा, थिन लिपोइड लेयर या थिन सेल का फॉर्मेशन कर देता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा कि जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन कहां होगा, यूट्रस के पास होगा, या तो प्रोक्सिमल एंड ऑफ यूट्रस या डिस्टल एंड ऑफ ओविडक्ट। तो जैसे ही वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एग क्या है, अब नीचे की तरफ बेसिकली गोनोफोर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। तो उस केस में क्या है कि यूट्रस भी एक यूट्राइन वॉल का सिक्रीशन करता है, जो कि थिक हार्ड येलो ब्राउन कलर का प्रोटीनियस कोट होता है, यानी प्रोटीन का बना हुआ कोट होता है, जो कि वेवी सरफेस प्रोवाइड करता है। वेवी का मतलब इस तरीके से वेव जैसा, इस तरीके से होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर, वेवी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका जाइगोट हो जाता है वो हाईली रेजिस्टिव नेचर का हो जाता है, कि उसके ऊपर कोई भी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन उसको इंपैक्ट ना कर पाए, ठीक है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है, जब ये एग फर्टिलाइज हो जाता है उस समय ये कैसा होता है, इलेप्टिकल फॉर्म में होता है, और इसका जो साइज है वो 60 to 70 माइक्रोन उसकी तो लेंथ होती है, और चौड़ाई कितनी होती है, 40 to 50 माइक्रोन होती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये तो हुआ जाइगोट फॉर्मेशन के केस में, ठीक है। अब होगा क्या, इसके आगे देख लेते हैं। अब यहां पर होगा क्या कि जनरली यूट्रस के अंदर
जो सिंगल मैच्योर फीमेल है, यानी सिंगल मैच्योर फीमेल के अंदर जो यूट्रस होता है उसके अंदर लगभग 27 मिलियन एग होते हैं। यानी एक सिंगल फीमेल के यूट्रस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 27 मिलियन एग्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो डेली रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो लगभग 2 लाख एग्स का है। यानी एक फीमेल, यहाँ पे जो फीमेल एस्केरिस है वो डेली लगभग 2 लाख से ज्यादा एग प्रोड्यूस कर सकती है, ये उसका एवरेज नंबर है। ठीक है, उसके बाद होगा क्या कि जब एग का फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, जाइगोट बन चुका होता है, तो उस केस में क्या है कि ये जो जाइगोट है ये मदर बॉडी को छोड़ता है, यानी फीमेल बॉडी से ये जो फर्टिलाइज्ड एग है वो बाहर निकलता है। और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो अभी हमने देखा था, गोनोफोर। तो उस गोनोफोर की मदद से क्या है, ये होस्ट के इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और होस्ट के इंटेस्टाइन के बाद क्या होगा, फाइनली वो बॉडी के, होस्ट के बॉडी के बाहर यानी ह्यूमन के बॉडी के बाहर चला जाएगा थ्रू ह्यूमन एक्सक्रीटा या ह्यूमन फिशेज। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब जब ये बाहर जाइगोट निकलेगा तो उसके ऊपर शेल्ड होता है, शेल होता है। सेल किसका होगा, सबसे ऊपर क्या होगा, प्रोटीनियस कोट, फिर आपका होगा काइटिनियस सेल, उसके जस्ट नीचे क्या है, लिपिड लेयर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये काफी रेजिस्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि ये जो जाइगोट है, एस्केरिस का जो जाइगोट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो शेल्ड एग है वो हाईली रेजिस्टिव होता है और ये लंबे समय तक के लिए क्या कर सकता है, अलाइव रह सकता है। ठीक है, फॉर सेवरल ईयर इन अंडर एडवर्स कंडीशन, यानी इवन एडवर्स कंडीशन क्यों ना हो, काफी खतरनाक कंडीशन क्यों ना हो, फिर भी ये जो सेल है वो एस्केरिस के जो लार्वा है उसको एग को काफी लंबे समय तक के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड जब भी सुटेबल कंडीशन इन एग्स को मिलता है, क्योंकि अब ये बॉडी के बाहर है और बॉडी के बाहर जैसे ही इनको सुटेबल कंडीशंस मिलता है, जैसे कि टेम्परेचर प्रॉपर है, मॉइस्चर प्रॉपर है, ऑक्सीजन कंटेंट प्रॉपर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये इसके अंदर क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाएगा, डिवीजन होना स्टार्ट होगा, और ये किसके अंदर डेवलप कर जाते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज में डेवलप करते हैं और फूड और वाटर को कंटामिनेट करके ह्यूमन के अंदर दोबारा एंट्री करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो शेल्ड एग हैं या जाइगोट है, इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है ग्रोथ का, तो उसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वो ऑलमोस्ट 85 डिग्री सेल्सियस होता है, जो हमें ध्यान रखना है। अगर टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे हो जाएगा, ठीक है, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है यहाँ पे, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे जाता है तो इनका डेवलपमेंट रुक जाएगा, और अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है तो ये पूरा का पूरा जो शेल है वो डीजनरेट हो जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, सो इनके ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ का क्या होता है, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ये हमें अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्लीवेज एंड अर्ली डेवलपमेंट, यानी इसका मतलब क्या है कि जाइगोट बन चुका है। ठीक है, अब जाइगोट सिंपल सा, वो सिंपल जाइगोट तो इन्फेक्टिव स्टेज में कन्वर्ट नहीं होगा, उसके अंदर अब क्या है, डिवीजन की बारी है। क्लीवेज का सिंपल मतलब क्या है कि अब जाइगोट के अंदर डिवीजन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से समझेंगे ये किस तरीके से डिवाइड करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाइगोट की बात करें, जो एस्केरिस का जाइगोट है उसके अंदर अब डिवीजन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पे जो डिवीजन होता है उससे पहले जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज इनका कैसा होता है, स्पाइरल होता है और डिटरमिनेट होता है। अब स्पाइरल का मतलब क्या होगा, स्पाइरल का सिंपल मतलब होता है कि जब सेल डिवाइड करके 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 सेल बनेंगे, तो सारे सेल एक के जस्ट नीचे दूसरे नहीं होते, वो बेसिकली किसी एंगल पे अलाइंड होते हैं। अगर सपोज करो एक के ऊपर एक के नीचे एक होते तो वो एकदम एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता, लेकिन अब क्योंकि क्या है, ये पहला है, उससे कुछ एंगल पे दूसरा अरेंज है, तीसरा अरेंज है, चौथा अरेंज है, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है इसको बोलते हैं स्पाइरल। ठीक है, ऐसे क्लीवेज को क्या बोलेंगे, स्पाइरल बोलेंगे। और डिटरमिनेट का मतलब होता है कि यहाँ पर हर एक सेल का फंक्शन ऑलरेडी डिटरमाइंड होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में क्या होता है कि इनडिटरमिनेट होता है, कि यहाँ पर हर एक सेल के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरा का पूरा इंडिविजुअल बना सकता है। लेकिन एस्केरिस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी सेल्स होते हैं उनका जो फंक्शन है पहले से ही डिटरमाइंड हो जाता है, कि अच्छा ये सेल क्या बनाएगा, स्टमक बनाएगा, ये सेल नर्व कोड बनाएगा, ये बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल बनाएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर पहले से ही फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ डिटरमिनेट में, when functions of the cell is fixed, यानी यहां पे फंक्शन क्या होंगे, पहले ही से ही फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक सेल गायब हो गया तो वो पर्टिकुलर चीज का ग्रोथ नहीं होगा, उस पर्टिकुलर चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले मान लेते हैं ये जाइगोट था, सिंगल सेल स्टेज में था, ठीक है, ये जाइगोट क्या था, सिंगल सेल स्टेज में था। अब इसके अंदर डिवीजन होना स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले जैसे ही डिवीजन होगा तो एक सेल से ये दो सेल का फॉर्मेशन करेंगे, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे ही फर्स्ट सेल का डिवीजन होता है तो जैसे ही दो सेल का फॉर्मेशन होगा उसमें से एक सेल आपका बनेगा डॉर्सल सेल और दूसरा सेल क्या बनेगा, वेंट्रल सेल बनेगा, ठीक है। अब ये जो डॉर्सल सेल है जिसको हम ए बी से डिनोट करेंगे, वेंट्रल सेल को P1 से डिनोट करेंगे। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ पे यही सारी चीजें भरी हुई हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जाइगोट में जब से सबसे पहला डिवीजन होगा तो दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, एक को बोलेंगे डॉर्सल सेल और दूसरे को क्या बोलेंगे, वेंट्रल सेल बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये डॉर्सल सेल है और वेंट्रल सेल है, इसके अंदर अगेन डिवीजन होगा, ठीक है। अब जैसे ही डॉर्सल सेल के अंदर डिवीजन होगा अब ये दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें से एक को बोलेंगे एंटीरियर सेल यानी इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे को बोलेंगे पोस्टीरियर सेल जिसको बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। डॉर्सल सेल के डिवीजन के बाद वेंट्रल सेल भी डिवाइड करता है यानी P1 भी डिवाइड करता है और वेंट्रल सेल के डिवीजन से अगेन दो सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से जो अपर सेल होगा उसको हम बोलेंगे अगेन EMST और जो लोअर वाला सेल है जिसको हम P2 बोल रहे हैं ये क्या बनाएगा, एक तो EMST बनेगा और एक P2 बनेगा, ठीक है। अभी जो चारों सेल है ये आपस में इस तरीके से अरेंज होते हैं जैसे कि लगता है एक टी लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, टी शेप स्ट्रक्चर है। लेकिन ये टी शेप स्ट्रक्चर क्या है, कुछ समय बाद अपना फॉर्म चेंज करके रोम्बोइडल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। रोम्बोइडल में कैसे कन्वर्ट होगा कि ये जो नीचे वाला जो लोअर सेल है P2 सेल है वो क्या होगा, जस्ट इसके पोस्टीरियर में यहाँ पर आ जाता है। आप यहाँ पर देखो EMST के जस्ट पोस्टीरियर में आ जाएगा, जिसकी वजह से जो पहले आपका चार सेल स्टेज टी फॉर्म में था अब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रोम्बोइडल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी जो चार सेल स्टेज हैं अब इन चार सेल स्टेज के अंदर फिर से डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। फिर से कैसे डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा कि जो ए बी EMST P2 है ये फर्दर डिवाइड करेंगे और फर्दर डिवाइड करके अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब जो ये 4 सेल एम्ब्रियो है वो फर्स्ट टी शेप अपीयरेंस शो करेंगे, लेकिन बाद में ये रोम्बोइडल शेप अपीयरेंस शो करते हैं क्योंकि जो P2 है वो EMST के बिल्कुल पोस्टीरियर में आ जाता है। ये पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि जैसे ही पहला डिवीजन होगा तो सबसे पहले डॉर्सल सेल बनेगा और उसके बाद एक वेंट्रल सेल बनता है, ठीक है। डॉर्सल सेल डिवाइड होके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेल्स बनाएगा, वेंट्रल सेल डिवाइड होके EMST और P2 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास चार सेल वाला जो स्ट्रक्चर मिला है, चार सेल का जो जाइगोट मिला है, इसके अंदर फिर से डिवीजन होगा यानी चारों सेल्स क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। अब जब चारों सेल डिवाइड करेंगे उस केस में क्या होगा कि जो ए और बी थे हमारे पास, जो ये हमने ए और बी बनाए थे यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर सेल बनाए थे, वो फिर से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद ये राइट एंड लेफ्ट सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे यानी ए डिवाइड करके A1 A2 बनाएगा, बी डिवाइड करके B1 और B2 बनाएगा, ठीक है। जहां पे A1 से बनने वाले सेल्स राइट साइड लेंगे और B2 से बनने वाले सेल्स क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का, मतलब लेफ्ट साइड यहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। अब इसको समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो EMST है वो फिर से डिवाइड होगा किसमें, MST और E सेल के अंदर। P2 है वो किसमें डिवाइड होगा, P3 और C में। उसके बाद ये जो E है वो यानी 4 से फिर क्या हो जाएंगे, 8 सेल बनेंगे। 8 सेल के बाद क्या है, वो जो 8 सेल है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 16 सेल स्टेज में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। यानी जो शुरुआत में 4 सेल थे वो 4 सेल यहाँ तक क्या हो जाएंगे, 8 सेल में डिवाइड होंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फिर वो 8 सेल फिर से डिवाइड करके 16 सेल स्टेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो E सेल है वो डिवाइड करके क्या बनेगा, E1 E2 बनेगा। P3 डिवाइड करके क्या बनेगा, P4 D का फॉर्मेशन करेगा। फिर फर्दर P4 क्या करेगा, G1 G2 में डिवाइड करेगा, ठीक है। इस तरीके से टोटल क्या है, ये आपका 16 सेल स्टेज का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान रखना है कि ये डिवीजन तब तक चलता रहेगा जब तक 16 सेल स्टेज का फॉर्मेशन नहीं होता, और जैसे ही 16 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है तो हर एक 16 सेल का क्या है, जो फेट है, उसका जो नसीब है, या बोल सकते हैं कि जो 16 सेल है वो आगे जाके क्या क्या बनाएंगे वो ऑलरेडी पहले से फिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लीवेज किस तरीके का है, डिटरमिनेंट टाइप का है। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 16 जो सेल थे उन सभी का जो फेट है वो ऑलरेडी डिटरमाइंड है, तो आप समझेंगे कि ये जो 16 सेल है कौन से सेल क्या बनाते हैं उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ए और बी के जो डिसेंडेंट है, यानी ए और बी के को डिवाइड करके जो बाकी जो सेल्स बने थे वो क्या बनाएंगे, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे। एमएसटी बेसिकली क्या बनाता है, मीजोडर्म और फोरगट का एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेगा। E1 और E2 का क्या फॉर्मेशन काम है, ये एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेगा।
G1 और G2 बेसिकली क्या बनाएगा, जर्म सेल प्राइमोडियम का फॉर्मेशन करेगा। CND बेसिकली क्या करता है, ये एक्टोडर्म और मीजोडर्म का फॉर्मेशन करता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये ऑलरेडी डिटरमिनेट टाइप के क्लीवेज को बताता है। ये किसको बताता है, डिटरमिनेट टाइप के क्लीवेज को बताता है, जहां पे हर एक सेल का अपना फंक्शन क्या है, ऑलरेडी डिटरमाइंड है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जब ये 16 सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जब ये 16 सेल स्टेज आ चुकी होगी, तो इस केस में वो क्या करते हैं, एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। यानी जब 16 सेल स्टेज बनता है तो यहाँ पे जो 16 सेल है वो सरफेस पे अरेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर वाला स्पेस क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। ठीक है, अभी जो 16 सेल स्टेज एम्ब्रियो है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टुला बोलेंगे। और इसके अंदर का जो खाली स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो 16 सेल स्टेज जो ब्लास्टुला है उसके अंदर फिर से इन्वेजिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इन्वेजिनेशन का मतलब ये अंदर की तरफ इस तरीके से इन्वेजिनेट होना स्टार्ट होगा, अंदर की तरफ सेल मूव करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगा वैसे इसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रुला बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रुला है कुछ समय के बाद ये क्या होगा, लेंथ वाइज ग्रो करता है और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एक्टिव जुवेनाइल के अंदर। और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 10 से 14 दिन का समय लगता है जब से क्लीवेज स्टार्ट होता है। यानी अगर बोले क्लीवेज जैसे जिस दिन स्टार्ट होगा उससे 10 से 14 दिन के अंदर आपके पास एक्टिव जुवेनाइल का फॉर्मेशन हो चुका होगा। यानी गैस्ट्रुला के बाद आपका क्या है, यहाँ पे अंदर की तरफ एक्टिव जुवेनाइल बन चुका होगा। ठीक है, अब ये जो एक्टिव जुवेनाइल है इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, एलिमेंट्री कैनाल होगा, उसके अंदर नर्व रिंग प्रेजेंट होगा, लार्वा का एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। ये सारी चीजें ऑलरेडी एक्टिव जुवेनाइल के अंदर डेवलप हो चुकी होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये जो एक्टिव ये जो जुवेनाइल है अगर इसकी बात करें तो ये बेसिकली क्या करता है कि निमेटोडा का एक जीनस है जिसको बोलते हैं रेबिटिड्स, जिसको क्या बोलते हैं, रेबिटिड्स। ठीक है, ये क्या है, निमेटोडा का एक जीनस है रेबिटिड्स। और यहाँ पे जो एक्टिव जुवेनाइल है ये बिल्कुल इसी रेबिटिड से मिलता जुलता दिखता है, इसलिए हम ये जो लार्वा बना है या ये जो एक्टिव जुवेनाइल है इसको हम क्या बोलते हैं, रेबेडिफॉर्म लार्वा फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे रेबेडिफॉर्म लार्वा फर्स्ट स्टेज जो बना है ये ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो लार्वा बना है ये इन्फेक्टिव नहीं है। ठीक है, जनरली इन्फेक्टिव कब होता है, जब ये फर्स्ट स्टेज लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकंड स्टेज लार्वा में कन्वर्ट होता है और इसी ड्यूरेशन वो फर्स्ट मोल्टिंग करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या होगा, अनदर वीक ऑफ टाइम मोल्ड्स एग शेल एंड बिकम सेकंड स्टेज रेबिटोइड विच इज कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग द होस्ट। यानी कि फर्स्ट स्टेज लार्वा कन्वर्ट हो जाता है सेकंड स्टेज लार्वा में फर्स्ट मोल्टिंग के थ्रू, और ये जो सेकंड स्टेज लार्वा है यही इन्फेक्टिव स्टेज होता है ह्यूमंस के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब क्या होगा कि अंडर सुटेबल कंडीशन जैसे कि मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो एस्केरिस का उसको क्या करता है, वो लंबे समय तक के लिए वायबल रह सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन किस तरीके से आता है। ये तो हमने देख लिया कि रेबेडिफॉर्म लार्वा कैसे बनता है। अब रेबेडिफॉर्म लार्वा सेकंड स्टेज यानी इन्फेक्टिव स्टेज में कन्वर्ट जब हो जाता है तब ये ह्यूमंस को कैसे इन्फेक्ट करता है उसको समझते हैं। यूजुअली ये जो एस्केरिस है वो सिंगल होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कन्वर्ट करता है, यानी ये किसी दूसरे होस्ट पे डिपेंड नहीं रखता। ठीक है, यानी ह्यूमन को जो इन्फेक्शन है वो डायरेक्टली कॉन्टैमिनेटेड फूड या वाटर की मदद से उसको मिलती है। ठीक है, तो अगर हम कोई कॉन्टैमिनेटेड फूड या वाटर को खाते हैं या उसको पीते हैं तो उस केस में क्या है कि जो रेविडिफॉर्म लार्वा जो सेकंड स्टेज में है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ह्यूमन are infected by ingesting Ascaris egg from contaminated food and water, यानी contaminated food और water की मदद से ह्यूमन के अंदर एंटर करेगा। अब ये जो एग है इसके अंदर क्या होगा, इन्फेक्टिव स्टेज प्रेजेंट होगी और वो कौन सी होती है, सेकंड स्टेज ऑफ रेबिडिफॉर्म लार्वा। ये याद रखना है आपको। उसके बाद ये क्या है, ये जो रेबिडिफॉर्म लार्वा है वो एलिमेंट्री कैनाल की मदद से कहाँ पहुंचेगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एग के ऊपर जो शेल था वो डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं। वो डाइजेस्टिव जूस क्या होंगे, वो पूरी तरीके से उस सेल को डिसॉल्व कर देंगे, जिसकी वजह से जो लार्वा है वो हैच आउट होके बॉडी के वो सेल के बाहर आ जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या करेगा, जैसे सपोज करो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर है और ये क्या है आपका, ये लार्वा है।
ये क्या करेगा, इसके अंदर इस तरीके से छेद करना स्टार्ट करेगा और छेद करके ये क्या है, मेन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आ जाता है और वहां से फिर क्या करेगा, हेपेटिक पोर्टल वेन को ढूंढेगा और वहां से फिर किसके अंदर एंटर करता है, आपके सिंपल सा लिवर के अंदर। लिवर के बाद क्या होगा, पोस्ट केवल वेन की मदद से ये हार्ट के अंदर जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी की मदद से दोबारा लंग में चला जाएगा, वहां डेवलप करेगा और फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में घूम के वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, इसी को हम कवर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्राइमरी माइग्रेशन। प्राइमरी माइग्रेशन का मतलब ये सबसे पहले किस तरीके से माइग्रेट करता है उसको समझते हैं। तो जनरली क्या है कि जो लार्वा है वो डायरेक्टली हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन की मदद से कहां एंटर करेगा, लिवर के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिवर से ये डायरेक्टली हार्ट के थ्रू हार्ट के अंदर रीच करता है और यहां तक पहुंचने के लिए ये पोस्ट केवल वेन का यूज करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हार्ट से ये डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा लंग्स के अंदर और लंग्स के अंदर जाने के लिए पल्मोनरी आर्टरी का यूज करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो लार्वा जब लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा तो वहां पर एक कुछ समय तक के लिए रहता है और अपने साइज को इंक्रीज करता है। ठीक है, कुछ समय तक लंग्स के अंदर रहेगा और अपने साइज को इंक्रीज करेगा और उसके बाद क्या है कि ब्लड कैपिलरीज को रैप्चर करके ये फाइनली कहां पहुंचता है, एल्वलाई के अंदर पहुंचता है। ठीक है, एल्वलाई के अंदर लगभग 6 दिन रुकने के बाद ये सेकंड स्टेज लार्वा मॉल्ट करता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, थर्ड स्टेज में कन्वर्ट होता है और थर्ड स्टेज में कन्वर्ट होने के 4 दिन बाद ये दोबारा से मॉल्ट करता है और मोल्ट करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फोर्थ स्टेज लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और जिसकी जो लेंथ होती है लगभग 2 से 3 mm के करीब होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि लिवर जाएगा, लिवर के बाद कहां पहुंचा, हार्ट, हार्ट के बाद दोबारा से लंग्स में, लंग्स के बाद एल्वलाई में जाएगा, एल्वलाई के अंदर क्या है, थर्ड मॉल्टिंग करता है और उसके बाद फोर्थ स्टेज लार्वा में कन्वर्ट होके वहां पर रहेगा और फिर उसके बाद दोबारा से फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स के बाद दोबारा से ह्यूमन के इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकेंडरी माइग्रेशन। सेकेंडरी माइग्रेशन कैसे होता है, सेकेंडरी माइग्रेशन का मतलब क्या है कि अब वो एल्वलाई को छोड़ के दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा। अब वो कैसे एंटर करता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्थ स्टेज जो लार्वा आपके लंग्स के अंदर या एल्वलाई के अंदर बना था वो अपने टेम्पररी होम लंग्स को छोड़ता है, यानी एल्वलाई को छोड़ता है और ट्रैकिया की मदद से ये फेरिंग्स के अंदर पहुंचेगा और फेरिंग्स के अंदर ये कफ के साथ मिलके दोबारा से स्वालो कर लिया जाएगा, दोबारा से निगल लिया जाएगा और निगलने के बाद ये सेकेंड टाइम दोबारा से गट के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, अब इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, ये फोर्थ मॉल्टिंग करता है, चौथी बार मॉल्टिंग करता है और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अडल्ट के फॉर्म में और यहीं पर अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी सेक्सुअली मैच्योर होगा और विद इन 8 से 10 वीक के अंदर ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अगर हम बात करें जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है ह्यूमन के अंदर लगभग इसकी जो लाइफ स्पैन होती है 9 से 12 महीने होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब होगा क्या कि ये तो पूरा का पूरा था हमारा कि किस तरीके से लार्वा एंटर करता है, किस तरीके से अपने आप को डेवलप करता है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको ये देखा जाता है कि जो लार्वा है वो अपना पाथ भटक जाता है, यानी वो इंटेस्टाइन में आने की जगह वो कहाँ पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है सिंपल सा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब जब ये ऐसे ऑर्गन्स के अंदर पहुंच जाएगा तो ऐसे ऑर्गन्स में क्या है, इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, रुक जाता है, जिसकी कंडीशन में ये ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं करता और ये उन्हीं ऑर्गन में मर जाता है। ठीक है, और मरने के बाद ये क्या है, कैल्केरियस सिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब ये कैल्केरियस सिस्ट के अंदर कन्वर्ट होगा तो इस तरीके के माइग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एबरेंट माइग्रेशन बोलते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके जो डाउनलोड लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहीं पर आपको क्या है, टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है जिसमें जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।